आज का जो टॉपिक है शायद कई लोगों को इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जब आप H1 वीज़ा पे काम करते हैं तो आपकी कंडीशंस क्या होती है और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ठीक होगा, पसंद आएगा शायद, कि जो लोग H1 वीज़ा पे जाना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को वहाँ की हकीकत मालूम चल सके कि लोग जो वहाँ पर H1 वीज़ा पे काम कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वो किस कंडीशंस में काम करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनके सामने और अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें उनके सामने। तो सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्किंग ऑन H1 वीज़ा इन फियर। हाँ जी, आपने सही सुना। क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी के थ्रू हायर होते हैं H1 वीज़ा पे और इंडिया से स्टैंपिंग के बाद जब यूएस जाते हैं तो आपके कई अरमान रहते हैं कि आप वहाँ जाएंगे, इतना पैसा मिलेगा आपको, ये होगा वो होगा। तो एक कुछ चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं आपके सामने। पहली बात, कई बार, मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कई बार, हर बार नहीं, कई बार क्या होता है कि कंपनीज अगर आपको जितना प्रॉमिस करती है उतना पैसा नहीं देती है जब आप वहाँ पर जाते हो नौकरी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 60,000 यूएस डॉलर उसने प्रॉमिस किया कि पर एनम देंगे, तो वहाँ जाके हो सकता है आपको सिर्फ 40,000 यूएस डॉलर मिले और आप उस कंडीशन में ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपको ये लगेगा भाई हम तो वहाँ जॉब छोड़ के आ गए हैं इंडिया से, अब यहाँ की जॉब जितना मिल रहा है उतने पे ही काम करें। हाँ, ये आप कर सकते हो कि आप चैलेंज कर सकते हो इस डिसीजन को यूएससीआईएस में कंप्लेन करके डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में, लेकिन उससे ये भी होगा कि आपकी जॉब भी चली जाएगी और आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। इन्हीं सब चैलेंजेस की वजह से लोग वहाँ पर जितना पैसा मिलता है, अगर कम पैसा मिल रहा है तभी भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि जो H1 वीज़ा स्पॉन्सर कंपनी है वो आपका H1 कहीं भी कैंसिल कर सकती है और ये से इसको इन्फॉर्म कर देगी, तो आपके पास 15 डेज रहेगा या 1 मंथ रहेगा वापस आने के लिए। इसके आगे की बात बताते हैं आपको कि बड़ी हो या छोटी कंपनी, वो आपको ज़्यादा दिन तक रखकर आपसे एडवांटेज लेना चाहती है। तो उसका सबसे ज़्यादा इजी उपाय क्या है? ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड आपको बताया जाएगा कि आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। इसके लिए हमारे कुछ वीडियोस हैं कि किस कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं, प्लीज़ उनको ध्यान से पढ़ सुनिए और देखिए ताकि आप समझ सकें कि आपका किस कैटेगरी में अप्लाई हो सकता है। नॉर्मली जो कंपनियां अप्लाई करती हैं EB3 कैटेगरीज में अप्लाई करती हैं ताकि आपको ज़्यादा दिन तक रख सकें और कम से कम डॉक्यूमेंटेशन उनको प्रोड्यूस करना पड़े। अगर आपके पास बैचलर ऑफ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है या मास्टर्स प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका अटैचमेंट इस तरह से होना चाहिए कि आप EB2 कैटेगरी में अप्लाई कर सकें और आपको ग्रीन कार्ड जल्दी से जल्दी मिल सके। लेकिन कंपनीज ऐसा करती नहीं है। वो नॉर्मली आपका अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बचाने के लिए और एक्सप्लेनेशन को कम से कम देने के लिए ये CIS डिपार्टमेंट लेबर के सामने EB3 कैटेगरीज में मोस्टली अप्लाई करती हैं वो। तो ये ध्यान देने की बात है जब आप वहाँ जाइए, क्योंकि आप देखिए EB3 में रहेंगे तो आपको ग्रीन कार्ड अप्रॉक्सीमेटली करीब 10 से 12 साल में मिलेगा और अगर EB2 में रहेंगे तो 5 से 6 साल में। ये अप्रॉक्सीमेट फिगर है, ये कम और ज़्यादा दोनों हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि डबल का डिफरेंस है। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी कंपनी के साथ नेगोशिएट कीजिए कि भाई मेरा जो ग्रीन कार्ड आप फाइल करोगे, ज्वाइनिंग से पहले नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको, ज्वाइनिंग के बाद कुछ नहीं कर सकते आप। ज्वाइनिंग से पहले नेगोशिएट कीजिए कि भाई मेरा ग्रीन कार्ड इस EB2 कैटेगरी में, या हो सकता है EB1 के लिए आप एलिजिबल हो अगर आपके पास PhD है तो अदर वीडियोस को देखिएगा और अपनी एलिजिबिलिटी देखिए। सिर्फ कंपनी के लॉयर के भरोसे मत कीजिए। कंपनी का लॉयर वहाँ बैठा हुआ है सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बेनिफिट के लिए, आपके बेनिफिट के लिए नहीं बैठा है वो। अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिएगा। और वहाँ चैलेंजेस कई रहेंगे आपके सामने। सबसे पहले यूएस में जाने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में भी टाइम लगता है काफ़ी। देखिए, यहाँ से बैठे बैठे, इंडिया से बैठे बैठे या किसी और कंट्री से बैठे बैठे ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम लोग कहते नहीं है ग्रास लुक्स ग्रीन ऑन अदर साइड्स, वैसे ही लगता है कि यूएस जाके H1 वीज़ा पे हम इतना पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आपको डिमोरलाइज करना, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि इस वीडियो देखने और सुनने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो ताकि अपनी कंपनी से क्वेश्चंस पूछ सकें ज्वाइनिंग से पहले कि भाई इतनी सैलरी है, इतनी ही मुझे मिलेगी। ग्रीन कार्ड किस कैटेगरी में अप्लाई करोगे, कब अप्लाई करोगे? ऐसा तो नहीं 6 साल बाद अप्लाई करें। 3 साल का ग्रीन H1 वीज़ा होता है, उसके बाद 3 साल का एक्सटेंशन होता है। तो अगर उन्होंने 4th ईयर में अप्लाई किया तो फिर और ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो इसलिए सारी बातें आप क्लियर कीजिए पहले जाने से पहले कि भाई हमारा ग्रीन कार्ड हमारे ज्वाइनिंग के 30 दिन के अंदर अप्लाई करोगे, EB2, EB1, EB3 किस कैटेगरी में अप्लाई करोगे, कैसे करोगे, सारा कुछ डिटेल आपके पास होना चाहिए आप वहाँ पर जाने से पहले।
यहाँ रिजाइन करने से पहले, ताकि आपके पास ऑप्शंस रहें सारे के सारे। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो H1 वीज़ा होल्डर्स रहते हैं, सर झुका के काम करना पड़ता है आपको। सिर्फ डर में काम करेंगे आप वहाँ पर कि आपकी कंपनी आपका H1 वीज़ा कैंसिल ना कर दे, आपका ग्रीन कार्ड फिर से अप्लाई करना पड़ेगा दूसरी कंपनी में गए, अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेज से पहले गए तो छोड़ के। तो कई चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो वहाँ पर एम्बेरस होने से, वहाँ परेशान होने से पहले अच्छा है कि आप यहाँ पर अपनी जो कंपनी हायर कर रही है, H1 वीज़ा स्पॉन्सर कर रही है, उससे पूछिए। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे कि भाई कैसे करोगे, क्या करोगे, कितना पैसा दोगे, कैसे कब अप्लाई करोगे। ये आपको अभी पूछना है ज्वाइनिंग से पहले, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आपका जो पाथ है वहाँ पर आगे चल के क्या करना है उसके हिसाब से आप क्लियर हो सकें। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी कमेंट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में देके हमारा उत्साह बढ़ाइए।